हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अपन आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो ईओयूज़ यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ईएचटीपीज़ यानी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एसटीपी यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड बीटीपी दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी पार्क। इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ये अपना एफटीपी का ही पार्ट है और ये लास्ट का पोर्शन है एफटीपी का, जो कि मैंने आपका पहले कंप्लीट नहीं कराया था। इससे पहले मैंने आपको जो है आपका चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ एसीजेड एक्ट करवाया था। उसको कराने का पर्पस मेरा यही था कि एसीजेड एक्ट में से कुछ टर्म्स का रिलेशन इस टॉपिक से ज़रूर है। तो अगर मैं आपको वो टॉपिक पहले नहीं करवाता तो आप इसके चीज़ें नहीं समझ पाते। तो अब अपन को ये चीज़ स्टार्ट करनी है। तो आइए इसको स्टार्ट करें और इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले कवर करें। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। द यूनिट्स अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट यानी ये ऐसे यूनिट्स हैं जो अपना सारा का सारा चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। देयर एंटायर प्रोडक्शन, क्या बोल रहे हैं वो, देयर एंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट परमिसिबल सेल्स इन द डीटीए, मतलब ऐसी सेल्स जो डीटीए में परमिटेड हैं उनके अलावा, उनको छोड़ने के अलावा जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। मे बी सेटअप अंडर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम दैट इज़ द ईओयू स्कीम, यानी इस स्कीम के अंदर आप अपना यूनिट सेटअप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम दैट इज़ द ईएचटीपी स्कीम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम दैट इज़ द एसटीपी स्कीम और द बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम दैट इज़ द बीटीपी स्कीम। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, क्या बोल रहे हैं, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। यहाँ पर हमने देखा फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग रिपेयर, रीमेकिंग, रिकंडीशनिंग, री इंजीनियरिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी कवर हो गया। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रो प्रोसेसिंग, एक्वाकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, पोल्ट्री एंड सेरिकल्चर। ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दीज स्कीम्स, यानी इस स्कीम के अंदर आप ट्रेडिंग यूनिट्स को कवर नहीं कर रहे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दी स्कीम्स आर टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स, इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि आप एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हो। एनहांस द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को बढ़ाना चाहते हो। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर इन स्कीम्स के अंदर आपकी यूनिट सेटअप होंगी तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। ओके, अब हम चलें इनके जनरल टर्म्स की तरफ कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स जब आप इन यूनिट्स में करना चाहते हो या स्कीम के अंदर आप करना चाहते हो तो कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या किन चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो अपन को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर पढ़ना है। एंड ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी और बीटीपी यूनिट में एक्सपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, हर तरह के गुड्स और सर्विसेज को ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट the items that are prohibited, except the items that are prohibited specifically in the ITC-HS। जो अपना क्लासिफिकेशन था, कोड क्लासिफिकेशन जो हार्मोनिक सिस्टम था, उसके अंदर जो आइटम्स प्रोहिबिटेड हैं आप उनके अलावा सब तरह के गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हो। एक्सपोर्ट ऑफ स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट इज कॉमेट, अपन ने इस कॉमेट के बारे में पढ़ा ही था, शैल बी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस इंडिकेटेड इन द ITC-HS। मतलब अगर आप कॉमेट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा जो कंडीशंस ITC-HS के अंदर लिखी हुई हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन EOU, परमिशन टू एक्सपोर्ट अ प्रोहिबिटेड आइटम में बी कंसिडर्ड बाय अ बोर्ड ऑफ अप्रूवल। बोर्ड ऑफ अप्रूवल आप जानते हैं कि क्या होता है, जो SEZ सेटअप करने के लिए आपको अप्रूवल देता है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, परमिशन टू एक्सपोर्ट अ प्रोहिबिटेड आइटम, अगर आप कोई प्रोहिबिटेड आइटम को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो परमिशन है वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के थ्रू ही मिलेगी ऑन अ केस टू केस बेसिस, और वो केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि किस केस को अप्रूवल मिलनी चाहिए और किस केस को नहीं। प्रोवाइडेड सच रॉ मटेरियल्स आर इम्पोर्टेड एंड देर इज़ नो प्रोक्योरमेंट ऑफ सच रॉ मटेरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, वो तभी आपको एक्सपोर्ट करने के लिए दे सकते हैं किसी भी प्रोहिबिटेड आइटम को, प्रोवाइडेड अगर आपने जितना भी रॉ मटेरियल इसके अंदर लगा है वो आपने इंपोर्ट किया है और
उसमें कोई भी प्रोक्योरमेंट जो है, जो रॉ मटेरियल आपने लिया है उसमें से कोई भी पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से नहीं लेकर आए हो। तो बेसिकली जो बी पॉइंट है उसके अंदर वो सिर्फ स्पेशल आइटम्स का मेंशन करना चाहते हैं, यानी स्कॉमेट का, कि अगर आप स्कॉमेट में से कुछ चीज़ को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वो क्योंकि स्कॉमेट एक प्रोहिबिटेड आइटम्स कहलाते हैं, अगर आप स्कॉमेट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल से परमिशन लेना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी शर्त ये है कि जो भी आप इस कॉमेट के अंदर रॉ मटेरियल यूज़ करोगे वो सारा का सारा रॉ मटेरियल इंपोर्टेड होना चाहिए, उसमें से कोई भी पोर्शन आपका जो है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से ऑब्टेन किया हुआ नहीं होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मटेरियल लाइक ब्रोशर, अगर आप प्रोक्योरमेंट और सप्लाई करना चाहते हो एक्सपोर्ट प्रमोशन मटेरियल का, लाइक ब्रोशर, लिटरेचर, पैम्फलेट्स, होर्डिंग्स, कैटलॉग्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा, up to a maximum limit of 1.5% of FOB value of the previous year export shall also be allowed. बट ऑब्वियसली अगर आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगाना चाहते हो तो आपसे आपसे लोग बिजनेस तभी करेंगे जब आप अपने यूनिट का प्रमोशन कर पाओगे, और प्रमोशन करने के लिए आपको प्रमोशन के ऊपर एक्सपेंसेस भी खर्च करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। किस टाइप के एक्सपेंसेस आपको देने पड़ेंगे? आपको ब्रोशर्स प्रिंट करवाने पड़ेंगे, ऑनलाइन आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को करने के लिए आप चाहो तो ब्रोशर्स प्रिंट करवा सकते हो, पैम्पलेट्स लगवा सकते हो, होर्डिंग्स बना सकते हो। इन चीज़ों के लिए आपको जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड होगा, और जो एक्सपेंडिचर की अलाउंस की लिमिट है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 1.5% ऑफ द एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू यानी फ्री ऑन बोर्ड, सीआईएफ नहीं, फ्री ऑन बोर्ड। जो एफओबी वैल्यू है आपकी, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू जो है प्रीवियस ईयर की जो भी आपने एक्सपोर्ट की है उसकी, उसका 1.5% तक का अमाउंट आपको अलाउड होगा एज एन एक्सपेंडिचर। अगर मान लीजिए हमने पिछले साल में 10 लाख रुपीज़ तक का एफओबी वैल्यू तक का हमने एक्सपोर्ट किया था, तो इसका अब अगर मुझे अपने ईओयू को प्रमोट करना है, ब्रोशर्स या पैम्पलेट्स छपवाने हैं, तो इस अमाउंट का 1.5% अगर मैं ले लूँ तो मैं करंट ईयर में सिर्फ 15,000 रुपये तक का मुझे अलाउंस मिलेगा इन ऑर्डर टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन अगर मैं करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं 15,000 रुपये तक इस बार में अपने खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि ये 10 लाख रुपए जो है मेरी पिछले बार की एफओबी वैल्यू है एक्सपोर्ट्स की। ओके, फिर आगे चलें। एंड ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी और बीटीपी यूनिट में इंपोर्ट और प्रोक्योर from domestic tariff area or a bonded warehouse in a domestic tariff area or international exhibition held in India without the payment of duty. Without the payment of duty, all types of goods, including capital goods, required for its activities, provided they are not prohibited items of import in the ITC-HS. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी ईओयू है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ईएचटीपी, एसटीपी या बीटीपी यूनिट है, वो चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं अपना सामान फ्रॉम द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। जब मैंने आपको एसईजेड एक्ट पढ़ाया था तो उसके अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि अगर आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कुछ भी इंपोर्ट करके लेकर आते हो इन द एसईजेड, तो वो एक तरीके का इंपोर्ट ही माना जाता है और उस पर आपको कोई भी ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। वही पॉइंट यहाँ पर रिपीट किया गया है कि कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ईएचटीपी, एसटीपी या बीटीपी यूनिट चाहे तो इंपोर्ट कर सकता है या प्रोक्योर कर सकता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से या बॉन्डेड वेयर हाउसेस से जो कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ही लोकेटेड हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो इंडिया में हुआ है उनसे, विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्टिविटीज़, यानी आप कैपिटल गुड्स भी चाहो तो इम्पोर्ट कर सकते हो, मतलब मशीनरीज भी आप चाहो तो इम्पोर्ट कर सकते हो विदाउट द पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्टिविटीज़, प्रोवाइडेड दे आर नॉट प्रोहिबिटेड आइटम्स। तो अपन ने यहाँ सी वाले पॉइंट में ही पढ़ा था कि आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से, और बी में भी पढ़ा था कि आप कोई भी मटेरियल जो है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से नहीं ला सकते इन केस ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप प्रोहिबिटेड आइटम्स नहीं ला सकते, उसके अलावा आप कोई भी ला सकते हो, और उसके ऊपर और कैपिटल गुड्स भी ला सकते हो, और उन चीज़ों के ऊपर आपके लिए ड्यूटी नहीं लगेगी। एनी परमिशन रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट अंडर एनी अदर लॉ शैल बी एप्लीकेबल। अगर और कोई परमिशंस लगती हैं किसी और लॉ के अंदर तो वो परमिशंस आपको लेनी ही पड़ेंगी। ठीक है, आगे चलें। Unit shall also be permitted to import, shall also be permitted to import
goods including capital goods required for the approved activity free of cost और ऑन लोन और लीज फ्रॉम क्लाइंट्स। अगर वो चाहें तो कैपिटल गुड्स भी ला सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ला सकते हैं, और चाहे तो लोन या लीज बेसिस पर भी लेकर आ सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विल बी ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस, यानी आपको खुद को सर्टिफाई करके देना पड़ेगा कि हम ये कैपिटल गुड्स जो है लाना चाहते हैं। अपन डिक्लेरेशंस नहीं देते कि अब वी आर डिक्लेयरिंग कि हम ये चीज़ जो है हम हमारी प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए लेकर आना चाहते हैं, ये स्पेसिफिक मशीनरी हम लाना चाहते हैं, तो इस तरीके का आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना ज़रूरी होगा। गुड्स इम्पोर्टेड बाय यूनिट शैल बी द एक्चुअल यूज़र कंडीशन, मतलब जो यूनिट उसको इम्पोर्ट कर रही है वो उस यूनिट को, उन गुड्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक्चुअल यूज़र कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कह रहे हैं हम, गुड्स इम्पोर्टेड बाय अ यूनिट शैल बी विद एक्चुअल यूज़र कंडीशन एंड शैल बी यूटिलाइज फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। तो जो भी गुड्स आप लेकर आ रहे हो उसके ऊपर एक्चुअल यूज़र कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है, और उनका जो यूटिलाइजेशन है वो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए ही होना चाहिए। तो दो बातें यहाँ पे इन्होंने कह दी कि एक्चुअल यूज़र कंडीशन का होना ज़रूरी है, मतलब जो पर्सन उसे बुला रहा है अंदर उसी वो ही उसे यूज़ करेगा, और दूसरी बात कि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन है उन्हीं पर्पसेस के लिए ही आप इन कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करेंगे। स्टेट ट्रेडिंग regime shall not apply to EOUs मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जो स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज़ के बारे में अपन ने पहले इस चैप्टर में पढ़ा था वही है स्टेट ट्रेडिंग regime। तो जो अपन ने पढ़ा नहीं था, कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जिनको गवर्नमेंट रिजर्व करके रखता है, नॉर्मली जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं लाइक एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, उन चीज़ों को जो है स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू ही मंगवाया जाता है या बेचा जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो स्टेट ट्रेडिंग रेजाइम है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। सो स्टेट ट्रेडिंग रेजाइम शैल नॉट अप्लाई टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रोम ओर or chrome concentrate, state trading regime as stipulated in the export policy of these items will be applicable to the EOUs। तो जो क्रोम कॉन्सेंट्रेट्स हैं, क्रोम एक और होती है, एक मिनरल होता है, तो जो क्रोम कॉन्सेंट्रेट्स हैं या क्रोम की ओर है, अगर आप उसमें कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके ऊपर जो है आपका स्टेट ट्रेडिंग रेजाइम बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, और जैसा कि उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी में लिखा हुआ है उसी हिसाब से एप्लीकेबल होगा, मतलब वो सारी की सारी चीज़ें आपको फॉलो करना ज़रूरी रहेगा, बट ओनली इन केस ऑफ क्रोम ओर्स और क्रोम कॉन्सेंट्रेट। EOUs, EHTP, STP and BTP units may import or procure from domestic tariff area, ये अपन ने अभी अभी पढ़ा था ऊपर, they may import or procure from domestic tariff area without the payment of duty certain specified goods for creating a central facility। कुछ स्पेसिफिक गुड्स को वो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी भी ला सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अ सेंट्रल फैसिलिटी। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और DTA यूनिट्स में यूज सच फैसिलिटी फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ऐसी फैसिलिटी को जो सॉफ्टवेयर EOUs हैं, यानी जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं, और इवन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के जो यूनिट्स हैं वो इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, इस सेंट्रल फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो जब वो यहाँ कह रहे हैं कि हम सेंट्रल फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, जब हम स्पेसिफिकली ये पॉइंट जो है स्पेसिफिकली जो है वो सॉफ्टवेयर EOUs के बारे में बात करता है। जब आप सॉफ्टवेयर की बातें करते हो तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है यूज़ ऑफ डेटा एंड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए यू रिक्वायर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। अगर आपने को पता हो या आपने सुना हो, कई बार जो डेटा होता है उसको इंटीग्रेट करके रखना पड़ता है, और इंडिया में एक जगह भी है जिसका नाम है NDC, नेशनल डेटा सेंटर करके एक एजेंसी है जहाँ पर पूरे इंडिया का डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है, राइट। इसी तरीके से अगर ये कोई सेंट्रल फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर ये सारा का सारा डेटा प्रोक्योर करके स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए कर सकते हैं। और अगर उनको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कोई प्रोक्योरमेंट लगता है इस फैसिलिटी को क्रिएट करने के लिए, तो वो प्रोक्योरमेंट ले सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और ये जो फैसिलिटी ये क्रिएट करेंगे, भले ही वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के अंदर क्रिएट हो, पर DTA यूनिट्स भी इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं और EOUs तो कर ही सकते हैं, ठीक है। And this EOUs can also use this facility for the export of software. An EOU engaged in agriculture, animal husbandry, aquaculture, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry, or sericulture may be permitted to remove specified goods in connection with its activities for the use outside the bonded area.
तो जो भी ईओयू एग्रीकल्चर या इन सब चीज़ों से रिलेटेड है वो चाहे तो अपने गुड्स को रिमूव कर सकते हैं आउटसाइड द बॉन्डेड एरिया, जो इनका बॉन्डेड एरिया होगा फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो ये वाले यूनिट्स चाहें तो उस बॉन्डेड एरिया के बाहर भी अपने गुड्स को रिमूव कर सकते हैं। देर इज़ नो restriction for EOUs that are engaged in the agricultural sector. Gems and jewelry export oriented units may source the gold, silver, or platinum through nominated agencies ऑन लोन और आउटराइट परचेज बेसिस। मतलब जो जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है वो अपना गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम नॉमिनेटेड एजेंसी से ख़रीद सकते हैं। अब वो उनके ऊपर है कि वो लोन बेसिस पर ख़रीदना चाहते हैं, मतलब लोन लेकर वो इन चीज़ों को प्रोक्योर करना चाहते हैं, या फिर वो आउटराइट परचेज यानी डायरेक्ट परचेज से खरीदना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। यूनिट्स ऑब्टेनिंग गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम फ्रॉम नॉमिनेटेड एजेंसीज आइदर ऑन लोन और आउटराइट परचेज बेसिस शैल एक्सपोर्ट द गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज। जिस दिन इनको ये गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम मिल गया, इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि आपको विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्योरमेंट, उस दिन से 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम एक्सपोर्ट करना है। अब आप इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करो, वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग होना कंपलसरी है, आपको इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अगर मैं कोई जेम्स और ज्वेलरी में डील करता हूँ तो मैं अगर गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर प्रोक्योर कर रहा हूँ, मुझे इससे मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, ज्वेलरी बनानी पड़ेगी या कुछ और बनाना पड़ेगा, एंड देन आई विल हैव टू एक्सपोर्ट दिस गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्योरमेंट। EOU, EHTP, STP and BTP units other than service units, मतलब सर्विस यूनिट्स के अलावा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही बचते हैं, में एक्सपोर्ट टू रशियन फेडरेशन इन इंडियन रुपीस अगेंस्ट द रीपेमेंट ऑफ द स्टेट क्रेडिट और एस्क्रो रुपी अकाउंट ऑफ द बायर सब्जेक्ट टू द RBI क्लियरेंस इफ एनी। तो जो EOU, EHTP और BTP जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो रशियन फेडरेशन में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में। और वो किस तरीके से करेंगे? पहले क्या होता था, स्टेट क्रेडिट मिलता था। स्टेट क्रेडिट का मतलब होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो थी, बहुत सारे जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स को ना वो लोग LC बेसिस पर यानी लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिस पर पैसे देते थे, मतलब एडवांस पेमेंट्स कर देते थे, राइट। अगर वो उनको एडवांस पेमेंट्स जब करते थे तो वो अपना इन पैसों का यूज़ कर कर ऑर्डर फुलफ़िल कर कर ये लोग एक्सपोर्ट वगैरह करते थे। और जब उनको एक्सपोर्ट वाले पैसे मिल जाते थे तो उन पैसों का यूज़ कर कर वो LC का पेमेंट कर देते थे बैंक को। ये अरेंजमेंट होता था पहले, मतलब काफ़ी पहले होता था जब इतने अपने यहाँ एक्सपोर्ट्स होते नहीं थे। तो उसी के बारे में कहा गया है कि अगर आप रशियन फेडरेशन को करना चाहते हो, बिकॉज़ रशिया के साथ इंडिया की एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आप रशियन फेडरेशन को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको उसके लिए स्टेट क्रेडिट देगी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट देगी या फिर एस्क्रो रुपी अकाउंट बनाया जाएगा जिससे आप क्रेडिट ले सकते हो। इस क्रेडिट को आप यूटिलाइज़ करो, एक्सपोर्ट के लिए सामान बनाओ और उनको बेचो। जब आपको रशियन फेडरेशन से पैसे मिल जाएंगे तो आप पैसे लेकर, क्योंकि ये तो आपका पूरा का पूरा एक्सपोर्ट जो है वो रुपीज़ में ही हुआ, क्योंकि आपने LC अगर आपने ली है आपने इंडिया से ही ली और रुपीज़ में ही आपने LC खरीदी है, आपको LC के थ्रू क्रेडिट मिल गया। अब आप क्रेडिट से अपना जो भी आपको बनाना है एक्सपोर्ट के लिए वो आप प्रोडक्शन करो और फिर आप इसको रशिया में बेचो। रशिया वाले आपको पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट से आप इंडियन रुपीज़ में जो आपने क्रेडिट लिया था उसको आप पे बैक कर दो। तो ये अरेंजमेंट होता है। तो जो भी रशियन फेडरेशन के साथ अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको ये एस्क्रो रुपी अकाउंट का या फिर ये क्रेडिट का रूट आपको अवेलेबल होगा। प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पेयर और कंपोनेंट्स, अगर आप स्पेयर्स और कंपोनेंट्स में डील करते हो तो प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पेयर्स और कंपोनेंट्स अप टू 5% ऑफ FOB ऑफ द एक्सपोर्ट्स में बी अलाउड टू द सेम कंसाइनी और बायर ऑफ द एक्सपोर्ट आर्टिकल, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट शैल नॉट काउंट फॉर द नेट फॉरेन एक्सचेंज एंड डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स। क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ बेची है, मान लीजिए मैं एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हूँ और मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं काम करता हूँ या ऑटोमोबाइल्स का एक्सपोर्ट में करता हूँ। अब मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट किया अपनी ऑटोमोबाइल्स को बाहर। ऑटोमोबाइल्स के कनेक्शन में जब आपकी ऑटोमोबाइल्स मार्केट में बिकेंगे, लोग उसको यूज़ करेंगे, वियर एंड टेयर होगा, डिप्रिशिएट होगा आपका ऑटोमोबाइल, कोई कहीं ना कहीं उसमें स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट भी आएगी। कोई कंपोनेंट अगर उसका ख़राब हो गया, कोई स्पेयर पार्ट्स अगर उसके ख़राब हो गए, तब आप क्या करोगे?
तो वो कंपोनेंट और स्पेयर पार्ट्स भी उनको इंडिया से प्रोक्योर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर वो कह रहे हैं कि आप चाहो तो स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को प्रोक्योर कर कर एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक शर्त है कि आप सिर्फ 5% ऑफ FOB वैल्यू ही एक्सपोर्ट कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और वो भी सेम कंसाइनी और बायर को आपने जितने का आर्टिकल एक्सपोर्ट किया था उसके सिर्फ 5%। मान लीजिए अगर मैंने किसी एक बायर को जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है उसको 5 लाख तक का मैंने एक्सपोर्ट किया था, अब स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट मैं सिर्फ 5,000 तक का ही उसको एक्सपोर्ट कर पाऊँगा। और ये जो मैंने 5,000 का एक्सपोर्ट किया उसको स्पेयर पार्ट या कंपोनेंट का, उसको उसी सेल का ही पार्ट माना जाएगा, उसको नेट फॉरेन एक्सचेंज के लिए अलग से काउंट नहीं किया जाएगा या डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स उसके अंदर नहीं मिलेंगे। The Board of Approval may allow on a case-to-case basis request of EOU, EHTP, STP or BTP unit in sectors other than gems and jewelry for consolidation of goods related to manufactured articles and export thereof along with the manufactured article. तो ये क्या कह रहे हैं कि BOA यानी बोर्ड ऑफ अप्रूवल चाहे तो केस टू केस बेसिस पे रिक्वेस्ट अलाउ कर सकता है किसकी, EOU की, EHTP, STP और BTP यूनिट की, ऐसे सेक्टर्स में अदर देन जेम्स एंड ज्वेलरी for consolidation of goods related to manufactured articles and export thereof along with the manufactured article, कि आप कुछ ऐसे गुड्स को भी अलाउ करो जो कि हम मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स के साथ साथ बेच सकें। Such goods may be allowed to be imported and procured from the DTA by the export oriented unit without the payment of duty. तो EOUs चाहे तो ऐसे गुड्स को प्रोक्योर कर सकते हैं फ्रॉम द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ द FOB वैल्यू ऑफ सच मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स एक्सपोर्टेड बाय द यूनिट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो वो 5% तक का जितना भी आपने पिछले साल में एक्सपोर्ट किया होगा उसके 5% तक का वो आपको एक्स्ट्रा आर्टिकल्स का भी अलाउ कर सकते हैं विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। आप चाहो तो उन एक्स्ट्रा आर्टिकल्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। Details of the procured or imported goods and articles manufactured by the EOU will be listed separately in the export documents. In such cases, value of the procured or imported goods will not be taken into account for calculation of NFE and the DTA sale entitlement. Such procurement or imported goods shall not be allowed to be sold in the DTA. Board of Approval may also specify the other conditions. बोर्ड ऑफ अप्रूवल चाहे तो दूसरी कंडीशंस को भी स्पेसिफाई कर सकता है। हालांकि ये जो के वाला पॉइंट है वो कहीं ना कहीं जे वाले पॉइंट से रिलेट करता है। वो ये यहाँ पर कहना चाहते हैं बेसिकली के वाले पॉइंट में कि अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाके एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ कुछ और पार्ट्स भी हम, मान लीजिए अगर मेरा वही मैं ऑटोमोबाइल वाला ही बिजनेस का एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हूँ जो ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट करता है तो मैं बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि समझिए सुनिए, मैं बोर्ड ऑफ अप्रूवल से कहूँगा कि सुनिए मेरा जो काम है वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, मैं ऑटोमोबाइल्स बनाकर एक्सपोर्ट करता हूँ। अब ऑटोमोबाइल्स बनाकर एक्सपोर्ट करने के बाद कहीं ना कहीं मेरी ड्यूटी हो जाती है कि इसके साथ साथ कुछ पार्ट्स या कंपोनेंट्स देना बहुत ज़रूरी है कि अगर कल को उस ऑटोमोबाइल के कोई पार्ट्स या कंपोनेंट्स वेयर आउट हो गए तो आप इन पार्ट्स और कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हो। और दूसरे एग्जांपल के तौर पर कुछ एक्सेसरीज़ का देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास गया, मैंने उनसे बोला कि आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इन गुड्स को, इन एक्सेसरीज़ को या इन स्पेयर पार्ट्स को इस ऑटोमोबाइल के साथ कंसोलिडेट कर कर बेचना चाहता हूँ। बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हो, पर उसके लिए शर्त यह है कि आपने जितना पिछले साल में एक्सपोर्ट किया था उस एक्सपोर्ट का FOB वैल्यू का सिर्फ 5% तक का ही आप कंसोलिडेशन कर सकते हो। मान लीजिए अगर मैंने पिछले साल में FOB वैल्यू बेसिस पर 10 लाख का एक्सपोर्ट किया था तो करंट ईयर में मैं सिर्फ 5% ही उसका जो है वो कर सकता हूँ, यानी अप टू ₹50,000 तक का ही मैं करंट ईयर में इसको कंसोलिडेट करके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। और दूसरी शर्त ये है कि इसका कोई भी जो भी 50,000 वाला पार्ट होगा उसका कोई भी चीज़ मैं DTA में सेल ऑफ नहीं करूँगा। ठीक है, तो यही लिखा है आपके के वाले पॉइंट के अंदर। तो ये अपन ने पूरी के पूरी के पॉइंट तक जो है इस स्कीम के जो भी इसके फीचर्स हैं वो अपन ने करे। काफ़ी इजी फीचर्स हैं, एज सच इसके अंदर डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। अब अपन आगे चले
जो अपन को करना है सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स के बारे में अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं इसके अंदर कि आप कैपिटल गुड्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो, बस शर्त है कि आपको कैपिटल गुड्स जो है वो सेल्फ यूज़ यानी सेल्फ कंजम्पशन बेसिस पर करना पड़ेगा, एक्चुअल यूज़र कंडीशन होनी पड़ेगी। और जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इन कैपिटल गुड्स को यूज़ करना है। अब पॉइंट आता है कि क्या हम हर बार नए कैपिटल गुड्स ही खरीदें? अगर किसी के यूज़ किए हुए कैपिटल गुड्स हो, अगर सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स हो, तो क्या आप सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स प्रोक्योर नहीं कर सकते क्या? मैं एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हूँ, मशीनरीज़ काफ़ी हैवी होती हैं और काफ़ी ओवरली प्राइस्ड होती हैं, उनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई होते हैं, तो मैं अपने प्रॉफिट के लिए क्या मैं सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स यूज़ कर सकता हूँ क्या? तो यहाँ पर उन्होंने एक आंसर दिया इसका कि हाँ, आप चाहो तो सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स भी बिना किसी एज लिमिट के, मतलब उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, मैं चाहूँ तो 10 साल पुरानी मशीनरी भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 5 साल पुरानी मशीनरी भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स विदाउट एनी एज लिमिट में ऑल्सो भी इम्पोर्टेड ड्यूटी फ्री। तो मैं सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट कर सकता हूँ ड्यूटी फ्री। अब हम आए लीजिंग ऑफ कैपिटल गुड्स। तो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि आप चाहो तो कैपिटल गुड्स को लीज भी कर सकते हो या आउटराइट परचेज भी कर सकते हो। आउटराइट परचेज मतलब वो पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, या आप लोन बेसिस पे कर लो या आप उसको लीज़ कर लो, राइट। तो अब अपन पढ़ते हैं लीजिंग के बारे में कि क्या आप कैपिटल गुड्स को लीज़ कर सकते हो। लीज़ करने का मतलब होता है कि किसी और की है, आपने रेंटल बेसिस पर अपने पास उसे रखा है और आप यूज़ कर रहे हो उसे, और हर महीने आप उसके लिए लीज़ पेमेंट देते हो या लीज़ रेंट आप सामने वाले को या ओनर को देते हो। तो पढ़ें इसके अंदर लीजिंग ऑफ कैपिटल गुड्स के बारे में क्या लिखा है। एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट EHTP, STP and BTP unit may on the basis of a firm contract between the parties source capital goods from a domestic or foreign leasing company without the payment of customs or excise duty। तो आप चाहो तो डोमेस्टिक या फॉरेन लीजिंग कंपनी से कोई भी कैपिटल गुड्स ले सकते हो, कोई भी मशीनरी ले सकते हो बिना एक्साइज ड्यूटी या कस्टम्स पे किए। In such cases, UU, EHTP, STP and BTP unit and the domestic or foreign leasing company shall jointly file documents। आपको jointly documents जो हैं वो फाइल करने पड़ेंगे to enable the import or procurement of capital goods without the payment of duty। मतलब आप भी documents फाइल करोगे, वो भी documents फाइल करेंगे, आप दोनों को साथ में मिलकर documents को फाइल करना पड़ेगा और फिर आपको जो है परमिशन मिल जाएगी कि आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट द पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी। एंड यूयू, EHTP, BTP और STP यूनिट में सेल द कैपिटल गुड्स, वो चाहे तो कैपिटल गुड्स बेच भी सकते हैं एंड लीज बैक फ्रॉम अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दैट इज NBFC सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो सेल और लीज बैक का केस भी हो सकता है कि आप पहले कैपिटल गुड्स किसी को बेच दो और फिर उनसे लीज पर ले लीजिए, राइट। तो वो भी आप कर सकते हो किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ, लेकिन आपको इन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। द यूनिट शुड ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द जुरिसडिक्शनल डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। तो आपको जुरिसडिक्शनल डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स का परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, आपको उनका परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, फॉर एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड लीज बैक ऑफ एसेट्स। तो इस ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। एंड और दूसरी बात आपको क्या करनी पड़ेगी, एंड सबमिट द फुल डिटेल्स ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एंड लीज बैक एंड डिटेल्स ऑफ द NBFC। और आपको सारी की सारी जो डिटेल्स हैं NBFC की भी, वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी किनके पास, टू द जुरिसडिक्शनल और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। द गुड्स सोल्ड एंड लीज बैक शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द यूनिट्स प्रेमाइसेस। जो भी आपने गुड्स बेचे हैं और सेल और लीज बैक कंडीशन पे अगर आपने कोई गुड्स दिए हैं, मतलब कैपिटल गुड्स की ही बात हो रही है यहाँ पर, अगर आप सेल और लीज बैक कंडीशन पे देते हो तो उनको रिमूव आपको नहीं करना है यूनिट प्रेमाइसेस से। द यूनिट शुड बी NFE पॉजिटिव। NFE पॉजिटिव मतलब जो नेट फॉरेन एक्सचेंज है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए एट द टाइम व्हेन इट एंटर्स इनटू द सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन विद द NBFC। तो जब आप सेल और लीज बैक का ट्रांजैक्शन एंटर करोगे उस टाइम में आप NFE पॉजिटिव होने चाहिए हो। NFE पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो आपकी नेट फॉरेन एक्सचेंज होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जब हम नेट फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी आपने जो आप
आपने एक्सपोर्ट किया है, मतलब जितना आपको फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज़ करना है अपने कस्टमर्स से, माइनस जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं इस एक्सपोर्ट सेल को करने में, तो उसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगा है, लेकिन आप उसका कुछ ही पोर्शन बेच पाए हो, राइट। तो आप हर टाइम पर एनएफई पॉजिटिव होने चाहिए हो, जो नेट फॉरेन एक्सचेंज आपका होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप प्रॉफिटेबल पोजीशन में होने ज़रूरी हो। अ जॉइंट अंडरटेकिंग बाय द यूनिट एंड द एनबीएफसी, तो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि आपको जो एनबीएफसी है उनके साथ फाइलिंग करनी पड़ेगी, तो आपको एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी जो यूनिट और एनबीएफसी के दोनों के बीच में होगी। शुड बी गिवन to pay duty on goods in case of violation or contravention of any provision of the notification under which these goods were imported or procured। तो अगर मैं ईओयू हूँ जो सेल और लीज बैक बेसिस पर कैपिटल गुड्स अक्वायर कर रहा हूँ एक एनबीएफसी के साथ, तो उस एनबीएफसी के साथ मुझे एक अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा साइन कर कि अगर कल को कोई वायलेशन हुआ तो हम दोनों अग्री करते हैं कि इस कैपिटल गुड ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी ड्यूटीज़ लगी होंगी वो हम पे करने के लिए तैयार हैं। Read with the Customs Act 1962 or the Central Excise Act 1944, and that the lien on the goods shall remain with the Customs or the Central Excise Department, which will have the first charge over the said goods or the recovery of the sum due from the unit to the government under the provision of Section 142B of the Customs Act, read with the Customs Attachment of Property Defaulters for Recovery of Government Due Rules 1995। वो यहाँ पर सिंपली बस ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो और दूसरी एक एनबीएफसी है जिसके साथ आपने कैपिटल गुड्स का सेल एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन किया है, तो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा एनबीएफसी के साथ साइन कर कि अगर कल को आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है अगर आप उसको फॉलो करने में आप कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हो, तो जो भी आपने ड्यूटी सेव करी है इन कैपिटल गुड्स के ऊपर वो ड्यूटी आप पे करोगे। और एनबीएफसी भी ये अंडरटेकिंग दे रहा है कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो जो भी ड्यूटीज़ होंगी वो आप दोनों मिलकर पे करोगे। और अगर आप पे करने में असक्षम रहते हो, अगर आप नहीं पे कर पाते, तो कस्टम्स डिपार्टमेंट का चार्ज होगा उस मशीनरी के ऊपर। मतलब कस्टम्स डिपार्टमेंट चाहे तो वो आपकी मशीनरी को सीज़ कर सकता है, उसको उसको वो लोग चाहे तो ऑक्शन कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, ताकि जो भी उनके गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं वो रिकवर कर पाएँ। ठीक है, सिंपली इतना ही लिखा है इस पॉइंट के अंदर। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम पढ़ें कि नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का मतलब क्या होता है। जो अपन एनएफई कह रहे हैं, एनएफई पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये एनएफई का मतलब क्या होता है वो अपन इसके अंदर पढ़ें कि नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को वो क्या कहना चाहते हैं। EOUs, EHTP, STP and BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner। पॉजिटिव एनएफई होना चाहिए, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस है इसके अंदर, एक्सेप्ट फॉर अ सेक्टर स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ अपेंडिक्स 6B ऑफ अपेंडाइसिस एंड एएनएफ्स वेयर अ हायर वैल्यू एडिशन शैल बी रिक्वायर्ड। नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग शैल बी कैलकुलेटेड क्यूमुलेटिवली इन द ब्लॉक्स ऑफ 5 years। 5 साल के ब्लॉक्स में आप इसको कैलकुलेट करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। जब से कमेंसमेंट आपका हुआ है प्रोडक्शन का उस टाइम से स्टार्ट होगा। Whenever a unit is unable to achieve net foreign exchange due to prohibition or restriction imposed on the export of any product mentioned in the letter of permit, that is LOP, the 5 year block period calculation for net foreign exchange may be suitably extended by the board of approval। अगर आपको कभी भी प्रोहिबिट किया गया होगा किसी भी आइटम को एक्सपोर्ट करने से, तो बट ऑब्वियस है कि आप कैसे पॉजिटिव एनएफई ला पाओगे। जब सेल ही आपने प्रोहिबिट कर दी तो हम कैसे पॉजिटिव एनएफई लाएं। अगर ऐसा कभी होता है तो फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या करेगा, जो 5 साल का ब्लॉक वो दे रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, वो उस ब्लॉक को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि आप अपनी अच्छी खासी सेल को काउंट कर पाओ। Further, wherever a unit is unable to achieve NFE due to adverse market conditions or any ground of genuine hardship having adverse impact on functioning of the unit, the 5 year block period for calculation of NFE earnings may be extended by the board of approval for a period up to 1 year on a case to case basis। अगर कोई genuine hardships होती हैं, अगर genuine तरीके से या genuine reasons हैं कि आप क्यों पॉजिटिव NFE नहीं ला पा रहे हो और आपके ऊपर genuine restrictions हैं, तो वो जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है वो केस टू केस बेसिस पर, मतलब देख समझ कर 1 साल तक आपका जो 5 साल का ब्लॉक है उसको 6 years तक का कर देंगे।
ताकि आप जो आपकी सेल वैल्यू है उसको बढ़ाकर आप इंक्लूड कर पाओ और पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज जो है वो जनरेट हो पाए। ओके, क्लियर हुआ? तो अपन इस वीडियो में अभी यहीं तक रुकते हैं। आप पूरा इसको अच्छे से एक बार पढ़ के रिवाइज करिएगा, बिकॉज मैंने आपकी मॉड्यूल से ही कवर किया है। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। आई एम मोर देन अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। ओके, and sorry for my low voice because my throat is really swollen up and मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अभी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बोलना, इसलिए आई एम मेकिंग सम वॉट शॉर्टर वीडियोज़। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।